इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिलकर कहना चाहेगा, वो है वेलकम टू अवे। जी हाँ, ये इस स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पर इस पोस्ट मैच एनालिसिस को शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के इस गेम में अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें इस गेम में घटी है और वो उस चीज़ों को एनालाइज के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और क्या बड़ी वजह रही कि नेपाल ने इतनी बेहतरीन टोटल लगाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस मैच में पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे ने। अगर हम देखें आप इतना स्कोर करने के बावजूद भी क्या इतना स्कोर काफ़ी था, क्या और ज़्यादा स्कोर हो सकता था, या फिर इस स्कोर में भी कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर की जा सकती थी। बॉलिंग कैसी रही है, कप्तानी कैसी रही है और किस तरीके की लेंथ रही है, क्या गलतियां की हैं, क्या जिम्बाब्वे ने चूक की है, ये सारी चीज़ें इस पोस्ट मैच एनालिसिस के ज़रिए आपको समझने की कोशिश कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो टॉस जीतकर पहले जिम्बाब्वे ने चेस करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन फैसला था, उसमें कोई दौरान नहीं। हम मैच शुरू में भी आपके सामने कहा था कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले चेज लेना काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि चेजिंग रिकॉर्ड्स जो है वो बेहतर है। ऐसा नहीं कि बैटिंग पर फर्स्ट रिकॉर्ड्स इतने ख़राब हैं, लेकिन चेजिंग रिकॉर्ड्स डेफिनेटली बेहतर थे। वहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले एक चीज़ मैं फिर क्लियर करना चाहूँगा, प्लेइंग 11 की जहाँ तक बात है, नेपाल की प्लेइंग 11 की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने आपके सामने कहा था कि अगर रोहित जो है वो बैटिंग को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न है कि नहीं मुझे बैटिंग बड़ी करनी है, तो वो दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ जा सकते हैं। और उन्हें लगता है कि नहीं बैटिंग हमारी ठीक है, मुझे बैटिंग पे मुझे भरोसा है और मुझे बॉलिंग बढ़ानी है, तो वो ललित के साथ जा सकते हैं। तो डेफिनेटली रोहित जो है वो बैटिंग को बढ़ाने के लिए गए और उसमें कोई गलत नहीं था। या अगर आप ये सोचते हैं कि वो कोई गलत फैसला था, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट आपको अभी पता चला है, ये उस वक्त पता नहीं था। आपको ये नहीं पता था कि आज कुशल बुरतल की स्पेशल इनिंग आने वाली है, एक ओपनिंग रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगने वाली है, तो ये सब चीज़ें बहुत बेहतरीन स्कोर नेपाल का जाने वाला है, ये सब चीज़ें रहीं। लेकिन एट द एंड अगर उस चीज़ को डेफिनेटली हम डिफेंड करेंगे कि दीपेंद्र सिंह ऐरी को लेना यहाँ पर गलत नहीं था। एज अ बैटिंग उन्होंने बढ़ाने की सोची, जो एक अच्छा नोट हो सकता था, लेकिन चीज़ें ख़राब कहाँ हुई आगे चलते हैं। एंड सबसे पहले नेपाल के फेस बाय फेस जो स्कोर रहा है उसका हाल जान लेते हैं। ज़रूर, अगर हम पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की, तो यहाँ 45 रन नेपाल ने किए और कोई विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं। वहीं पावर प्ले 2 की बात करें, 11 से 40 ओवर के 20, तो टीम ने 166 रन बनाए, बहुत ज़्यादा रन किए और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को उठाना पड़ा। वहीं पर तीसरे फेस में 41-50 के फेस में उन्होंने 79 रन बनाए और 6 विकेटों का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। बहुत पुअर जाते जाते डेथ फेस में बल्लेबाजी की। वहीं पर 148 तकरीबन आप कहेंगे 25 ओवर यहाँ पर डॉट बॉल खेला है नेपाल ने, अगर हम देखें उनकी थ्रू आउट द इनिंग। बिल्कुल, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि आप ये सोच सकते हैं कि पहला मैच है, काफ़ी नए लड़के हैं, एक्सपीरियंस के साथ सामना हुआ था, इतना इनको नॉलेज है नहीं। इस चीज़ का एक बहुत बेहतरीन जवाब जो है इस एनालिसिस के थ्रू आपको मिलेगा, वो हम आगे ज़रूर बताएंगे। अगर आप इसका आंसर ढूंढना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऑडियो में बने ज़रूर रहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है, सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो फेज़ गया है 45 पे 0, कोई विकेट नहीं गया। पावर प्ले दोनों ही ओपनर ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत कराई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओपनर्स ने अपना काम यहाँ पर बखूबी निभाया। कुशल बुरतल की एक, जैसे कि हमने आज ही सुबह कहीं ना कहीं एक पोस्ट डाला था और मैच में भी कहा था कि फील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। जिम्बाब्वे ने एक रन पर कुशल बुरतल का कैच छोड़ा सिकंदर रजा ने, और उसके बाद उन्होंने 98 रन बना डाले। और उस पूरे 98 रन के बीच में एक बार भी कुशल बुरतल ने कोई भी ख़राब शॉट या कोई LBW अपील या रनआउट मिस चांस या फिर कोई पुअर जजमेंट कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ मिला तो क्लीन और आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक्स। बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही, बहुत उम्दा इनिंग थी। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, कवर ड्राइव में खेला, मिड विकेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना एक फ्लिक तरीके से उन्होंने जो शॉट मारा पेस बॉलर पे, आई थिंक तेंदुई चतारा थे वो जो बॉलर, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने फ्लिक किया बहुत शानदार था। वो इतनी तेज आई बॉल और उस तेज़ी के साथ उन्होंने फ्लिक किया और एक शॉट उन्होंने सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा, जो बहुत हद तक जो सिमिलर था वो सचिन तेंदुलकर सर जब खेला करते थे। शॉट्स देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव जिस तरीके से उन्होंने खेला वो एग्जैक्टली एकदम सेम सचिन सर बहुत मारते थे अपनी इनिंग में, थ्रू आउट द इनिंग में, उस तरीके का वो शॉट था।
ग्रेट कैलिबर दिखाया शॉर्ट बॉल पे, इन्होंने छक्का भी मारा एक, वाकई में कमाल की इनिंग रही थी। अगर हम देखें पावर प्ले में बल्लेबाजी कुशल भुरतेल की, और साथ ही में आसिफ शेख की भी खुद काम है नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की और बहुत बड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप की, और एक जिस तरीके का इन्होंने बेस तैयार कर दिया था आने वाले बैट्समैन के लिए, बस ये था कि आप जाएं और रन बटोरें और स्कोर को जितना बड़ा हो सके वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुशल भुरतेल को, जैसे हमने मैच शुरू में कहा था कि कुशल आपको अगर आउट होना है तो बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन डिलीवरी डाली हो तभी आउट हो, आप खुद अपना विकेट किसी भी सूरत में ना गंवाएं तो बेहतर होगा। अगर आप थ्रो करके जाते हैं तो वो आपकी गलती होगी, लेकिन डेफिनेटली वो बॉल बहुत ही बेहतरीन थी, बेहतरीन बॉल थी, एकदम यॉर्कर पे, एकदम ब्लॉक होल पे वो बॉल थी, और इसी तरीके की लगभग बॉल की जरूरत थी कुशल जिस टच में नजर आ रहे थे उन्हें आउट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो 3 का आंकड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन 99 रन के में वो इस बोल्ड के शिकार हुए, और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक उनका भी हुआ और साथ साथ में जितने भी फैंस थे उनका भी डेफिनेटली हुआ। अगर हम देखें उसके बाद अब इसका रेप्लिका होता है, हमने जैसे कहा था कि ये खराब शॉट में विकेट देना और बॉलर्स ने अपने बेहतरीन बॉल डालकर विकेट ली हो, इन दोनों में कहीं ना कहीं फर्क है। एंड आसिफ शेख जो आउट हुए डेफिनेटली वहाँ बॉल को इतना क्रेडिट नहीं दिया जाएगा जितना उनके खराब शॉट को दिया जाएगा। कुशल भुरतेल आउट हुए थे, उसी वक्त उसके 2-3 गेंदों बाद कुशल मल्ला का कैच 0 पे छूटा था, और उसके बाद आसिफ इस तरह का शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा के चले गए। नहीं बिल्कुल, बहुत ही खराब शॉट था। अगर हम देखें जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, इतना थ्रू आउट द इनिंग उन्होंने 100 बॉलें खेली, इतना अच्छा उन्होंने पेशेंस डिटर्मिनेशन अपना दिखाया, अपने ग्राउंड में पिच पर वक्त बिताया, वो सब कुछ बेकार कर दिया उन्होंने, सब कुछ वेस्ट चला गया कहना होगा। इस तरीके का शॉट खेल के गए हैं आसिफ शेख, विकेट आपका जाता, रन आउट होते, इन स्विंग होती, आउट स्विंग होती, कुछ फंस जाते आप तो अलग बात होती, लेकिन जैसे आपने विकेट दिया है, क्या ज़रूरत थी आपको विकेट देने की, बजाय आप अगर अपने 100 के लिए और टीम के लिए और स्कोर करने के लिए जाते तो बहुत बेहतर होता। उस शॉट से बखूबी बचा जा सकता था। वो आपने विकेट दिया यानी कि आपकी गलती थी, ना कि बॉलर की जीत थी, ना ही किसी फील्डर की जीत थी, वो आपकी हार थी। बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने सिचुएशन में आपको बताया कुशल भुरतेल अभी आउट हुए हैं, उसके बाद 2 गेंदों बाद कुशल मल्ला का कैच छूटा 0 पे, इतना सब कुछ घटा, उसके बावजूद आसिफ जो है इस तरीके का हवाई फायर करने चले गए, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। तब की जब आप 99 बॉल्स ऑलरेडी खेल चुके थे, सभी बॉल पे आपने वो शॉट खेला। जैसे हमने आपसे पहले ही कहा कि डेल क्रिकेट में जो आप एनालाइज वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सुनेंगे वो डेफिनेटली उस स्केल को रखकर होगा कि आप 10 टीमें यहाँ पर बराबरी पर हैं, कौन कहाँ पर आया है अच्छा खेले। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप भी वो अर्न कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो फुल मेंबर्स यहाँ खेल रही हैं वो उनके लिए डिमोशन है, जी हाँ, डिमोटिवेशन है, वो नीचे आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप कोई भी फुल मेंबर नहीं चाहेगी कि हमें भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जाकर खेलना है, लेकिन वो यहाँ पर नीचे आए हैं तो डेफिनेटली, और आप ऊपर गए हैं तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए, आपको बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी। और इसलिए हमने कहा था कि जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का वो एसोसिएट क्रिकेट में जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं उससे और बेहतर होना चाहिए। कुशल और आसिफ ने वो बेहतरीन दिया, लेकिन आसिफ ने जिस तरीके का शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया, डेफिनेटली वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। उसके बाद कुशल मल्ला का कैच 0 पे छूटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ का फायदा जरूर उठाया और 41 रन उन्होंने भी कहीं ना कहीं तेज तरार लगा दिए, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए, ग्राउंड के बाहर भी गेंद पहुंचाई सिक्सेस में, और 41 रन पर वो भी कहीं ना कहीं आउट हो गए। उसके बाद रोहित पटेल थोड़े से शुरू में नर्वस टाइप के नजर आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिख रहा था, शुरू में 10-15 बॉल में थोड़े से नर्वस नजर आ रहे थे वो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेंटेन किया। यहाँ पर एक बड़ी इनिंग की जरूरत जरूर थी कि रोहित पटेल एक छोर संभाल कर नीचे तक लेकर जाते, वो वहाँ पर 31 रन के स्कोर कर आउट हो गए। उसके बाद जो है कहानी आयन 43 ओवर में 242 पर 2 विकेट था नेपाल एक वक्त अगर मैं बात करूँ। उसके बाद लास्ट के 7 ओवरों में लगभग 50 के आसपास बने हैं, उससे भी कम बने हैं, 48 के आसपास बने हैं, और टीम ने विकेट्स करीब 6 गंवा दिए और रन्स 42 गेंदों में सिर्फ 48 के आसपास आए हैं। ये फेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा और बेहतर हो सकता था, जो वापस से हमें वॉक में भी देखने को मिला था, और यहाँ पर भी वो चीज़ वापस से दोहराई गई है। नहीं बिल्कुल, आपको कहना होगा कि लास्ट टाइम में जो नीचे के बैट्समैन है उन्हें पेस बॉलर्स को टैकल करना नहीं आया, सीधा कह सकते हैं, क्योंकि आप पेस से चकमा खा रहे थे। सही कहा, बिल्कुल सही। यहाँ पर जब वो बाउंसी बॉल डाल रहे थे तो उसमें ज़्यादातर बल्लेबाज फंसे हैं, कभी फुल टॉस डाल रहे हैं तो उसमें वो पार नहीं कर पा रहे, जैसे कुशल मल्ला को हमने देखा फुल टॉस डाली और वो सीधा हाथ में दे बैठे तो वो पार नहीं हुई, क्योंकि इतनी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एकदम से फुल टॉस आएगी। लेकिन जब बाद के जो बैट्समैन हैं, आरिफ हैं, गुलशन, दीपेंद्र, भीम, बहुत ज़्यादा कहना होगा एक
लेज़ी क्रिकेट यहाँ नज़र आया है इनकी तरफ से। एक अपना विकेट थ्रो करना, दे देना, वरना आप थोड़ा सा अगर टैक्टिकल खेलते, थोड़ा दिमाग से खेलते तो और बेहतर यहाँ पर हो सकता था। ये कोलैप्स जो हुआ है लास्ट में, ये नहीं देखने को मिलता अगर ये बल्लेबाज जो है जूझते हुए नज़र नहीं आते जिम्बाब्वे के पेस बॉलर्स के सामने डेथ फेस में। खास करके आखिरी के 6 और 7 ओवरों में तो जिम्बाब्वे बॉलर्स ने पूरी तरीके से नचा के रखा था। बिल्कुल नचा के रखा था, इसमें कोई दराय नहीं है। और कोई जवाब नहीं था नेपाल के उन बैट्समैन के खिलाफ जहां तो शुरू होती है आरिफ, गुलशन, दीपेंद्र, भीम, इन सब की जो इनिंग्स रही है आज। खैर ये हाल रहा और पूरी टीम जो है वो कहीं ना कहीं 290 तक ही कहीं ना कहीं पहुंच पाई और 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर यहाँ पर कंप्लीट किए, जहां पर एक वक्त डेफिनेटली 315 से 320 लग रहे थे। उस फेज की बात करें, बॉलिंग में क्या रहा क्या नहीं रहा वो तो बात की बात है, वो तो उस वक्त हमें सबको नहीं पता था, लेकिन उस वक्त तक डेफिनेटली टीम जो है 25 से 30 रन करीब ऐसा लग रहा है कि वहां पर वो छोड़कर आए थे। और ये चीज़ यहाँ पर रही है बैटिंग यूनिट में। एंड अगर स्कोरिंग एरियाज की यहाँ पर नेपाल की बात की जल्दी से, तो नेपाल का स्कोरिंग एरियाज जो रहे हैं इस मैच में वो आपको हम बता दें। ऑफ साइड में 99 रन यहाँ पर किए हैं नेपाल ने, अगर हम देखें वहीं पर ऑन साइड में 169 रन किए हैं नेपाल ने, 28 चौके और 5 छक्के यहाँ पर लगे हैं। तो ओवरऑल इस तरीके का वैगन व्हील जो है वो आपको नजर आ रहा होगा नेपाल का कि उन्होंने किन किन एरियाज में स्कोर किया है। इससे आपको और बेहतर तरीके से अंदाजा लगा होगा कि कौन से एरियाज में रन्स किए हैं और कौन से एरियाज में और रन्स यहाँ पर आ सकते थे। एंड क्या कहेंगे आप, कौन से एरिया में, एक मैं पूछना चाहूँगा, अगर 2 एरियाज आपको पिक करने जहाँ पर थोड़ा सा और इस्तेमाल किया जा सकता था उन एरियाज को भी। नहीं ज़रूर, देखिए अगर आप कहेंगे तो मोस्टली एरियाज में रन्स तो किए हैं, ऐसा नहीं है, बल्लेबाजों ने रन्स बनाए हैं और अच्छा खेले हैं। खासकर कहना होगा ऊपरी के 3 बल्लेबाज बहुत अच्छा खेले हैं, जैसे आसिफ और कुशल मल्ला। जी हाँ, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख और कुशल मल्ला, खासकर ये 3 जने बहुत बेहतर खेले हैं। बहुत बेहतरीन चल रहा था, हर एरियाज में ये रन्स कर रहे थे। और जिस तरीके से कुशल और आसिफ की पार्टनरशिप थी, कोई नहीं, उसमें कोई शब्द नहीं है। क्लासिक एक टॉप इनिंग हमें देखने को मिली। इस लग ही नहीं रहे थे, एक एटीट्यूड कैरी कर रहे थे वो दोनों बल्लेबाज। एटीट्यूड से मेरा मतलब है यहाँ गुड एटीट्यूड, बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड था, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, ना कि ईगो और ये सब नहीं था वहाँ पर। बेहतरीन एटीट्यूड था, लग ही नहीं रहा था उन दोनों को देखकर, जो नीचे के बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था कि कुशल और आसिफ एक फुल मेंबर टेस्ट सेशन के खिलाफ खेल रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। एक बॉल से लेकर 32-33वीं बॉल तक, ओवर तक, जब तक वो वहाँ पर मौजूद थे, लगा ही नहीं कि ये एक एसोसिएट टीम खेल रही है सामने, जब कुशल भुरतेल और आसिफ शेख मौजूद थे। बिल्कुल सही कहा आपने। कुशल और आसिफ की बॉडी लैंग्वेज में, उनके स्ट्रोक्स में, उनके रनर अप में, उनके हर तरीके के पॉजिटिव इंटेंट में वो क्लियर नजर आ रहा था कि हाँ, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है क्या नहीं है, किसके घर में है, कितना क्राउड है, उन्हें कोई मैसेज का फर्क नहीं। लेकिन बाकी सारे प्लेयरों को देखकर क्लियरली नजर आ रहा था कि नहीं, उन्हें वो नर्वस है, उनसे वो शॉट्स लिए नहीं जा रहे, वो कहीं ना कहीं पेस से टैकल नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी जो है और इनएक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पर नजर जरूर आया। अगर एक्सपीरियंस की बात है तो कुशल आसिफ भी कोई इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो 15-15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में है, वो भी कहीं ना कहीं इस लेवल पर आकर उन्हें ज़्यादा कोई वक्त हुआ नहीं है, लेकिन उनका जो बैटिंग अप्रोच रहा है वो बाकी बैट्समैन से बिल्कुल पोल्स अपार्ट आज के दिन में रहा है। एंड जिम्बाब्वे की बॉलिंग कार्ड की अगर हम बात करें, जिम्बाब्वे की बॉलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं आज के दिन में? नहीं ज़रूर, देखिए बहुत बेहतरीन आज रही है। पेसर्स को हमने कहा था कि शुरुआत पेसर्स की अच्छी नहीं हुई थी, कहना होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेपाल के बल्लेबाजों ने, ऊपरी बल्लेबाजों ने टैकल किया पेसर्स को। तेंदुई चतारा की तो हालत ख़राब करके रख दी बैट्समैनों ने, बहुत ही बुरा डे गया है आज तेंदुई चतारा का। लेकिन रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई है। रिचर्ड नगारवा ने लास्ट के फेस में, डेथ फेस में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई है। अपनी स्लोअर बॉल, स्लो बाउंसर्स काफ़ी बेहतरीन उन्होंने मारी हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। और ब्लेसिंग मुजरबानी ने बॉडी टू बॉडी काफ़ी रखने की कोशिश की है और काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं, बहुत बेहतरीन उनका भी स्पेल गया है। थोड़ा विकेट और मिलता तो शायद बेहतर होता। पेसर्स का काम था शुरू में ब्रेक थ्रो दिलाना, जो कि पेसर नहीं दिला पाए जिम्बाब्वे के, जो कि उनकी एक हार थी। लेकिन उसके बाद डेथ फेस में आते आते वापसी करना, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। स्पिन में सबकी धुनाई हुई है, स्पिनर को नेपाल ने बहुत अच्छा खेला है। और बस वेलिंगटन मसाकाटजा एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड निकले स्पिन के तौर पर। 10 ओवर में 42 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। अदरवाइज एक एवरेज बॉलिंग आप कहेंगे जिम्बाब्वे की तो बेहतर होगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला नहीं, जहां पर थोड़ा सा बहुत बेहतर हो सकता था। एक छोटी सी अपनी से नीची टीम जिसके खिलाफ एक
एक बिग परफॉर्मेंस, एक दबदबा होना चाहिए था, वो नेपाल ने बिल्कुल नहीं होने दिया। बेहतरीन जो बैटिंग करी है नेपाल के ऊपरी बल्लेबाजों ने, बॉलर्स को चढ़ने नहीं दिया अपने ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने। जिम्बाब्वे के बॉलर्स को अगर किसी ने मात दी है तो वो क्लियरली है कुशल आसिफ और कुशल मल्ला ने। इन तीनों ने कहीं ना कहीं आपको कहना होगा कि इन तीनों ने उनके बॉलर्स से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इसीलिए जिम्बाब्वे का जो बॉलिंग कार्ड है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आज अच्छा नहीं रहा, खराब नहीं रहा। रिचर्ड लगारवा ने डेथ ओवरों में वापसी कराने की कोशिश की, जिस वजह से 20 से 25 रन जिम्बाब्वे यहाँ पर बचा पाया। खैर, ये तो बात हो गई बॉलिंग की। अब अगर चले यहाँ पर जिम्बाब्वे की चेस की तरफ, तो क्लियरली कहना होगा एक्सपीरियंस ने पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया यहाँ पर नेपाल के सारे बॉलर्स को। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं होगा। नेपाल के बॉलर्स की अगर हम बात करें, पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया। और एक्सपीरियंस किस तरह से काम निकल कर आया वो हमने आपके सामने कहा भी था कि जिम्बाब्वे के लिए 3 ही प्लेयर हैं जो वर्क करते हैं। अगर ये 3 प्लेयर को आपने आउट किया या फिर 3 प्लेयर नहीं चले, और डेफिनेटली आप पूरी तरह से मैच में होंगे। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। क्रेग इरविन, शेन विलियम्स और सिकंदर रजा की आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वरना वो आते तो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्कोरिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाता। एंड सबसे पहले यहाँ बात करें जिम्बाब्वे के स्कोरिंग एरियाज की, तो उससे पहले जानना चाहूँगा कि जिम्बाब्वे ने फेस बाय फेस किस तरह से इस चेस को अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए 1 से 10 ओवर की बात करें तो 52 पे 1, 52 for 1। उसके बाद 11 से 40 ओवर की बात करें तो यहाँ तो खैर ख़त्म कर दिया जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने। 187 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट का नुकसान हुआ। इतने बड़े 30 ओवर के फेस में पूरी तरीके से चढ़ गया जिम्बाब्वे और ख़त्म ही कर दिया यहाँ लगभग। उसके बाद 41 से 45वें ओवर तक मैच गया ये, और 52 रन बनाए 41 से 45 ओवर तक डेथ फेस में, और 52 रन 5 ही ओवर में, 5 ओवर हुए भी नहीं थे, 4.1 ओवर हुआ था डेथ फेस का, 44.1 ओवर तक 52 रन और जोड़ दिए। और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से 8 विकेट से जिम्बाब्वे जीतने में कामयाब रहा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं फेस बाय फेस आ रहा, जहाँ पर डोमिनेट करता हुआ नजर आया। वो सारे फेसेस में उन्होंने नेपाल से बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया है। अगर आप कंपेयर भी करना चाहेंगे तो यहाँ तक कि डॉट बॉल्स भी 115 डॉट बॉल सिर्फ उन्होंने खेली है 44 ओवर में अपने। ये तो बात हो गई जिम्बाब्वे के फेस बाय फेस हाल की। अब अगर स्कोरिंग एरियाज को देखा जाए, 139 रन ऑफ साइड में, 141 ऑन साइड में, 35 चौके 2 छक्के। यहाँ पर आप इस वैगन व्हील को देखिए, ये मैं चीज़ आपसे कह रहा था, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों को कितनी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया गया है। सिर्फ 2 रन का फर्क है और लगभग सारे ही जो रन गेटिंग एरियाज होते हैं उन सभी जगहों में जमकर रन यहाँ पर बटोरे गए हैं। नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक छोर को पकड़ के यहाँ पर जिम्बाब्वे नहीं चला है। नहीं, बहुत अच्छा, इसी से कहते हैं क्रिकेट बहुत टॉप क्लास खेला है जिम्बाब्वे ने, और खासकर उनके 2 बल्लेबाजों ने एक्सपीरियंस के जो दिखाया है उन दोनों ने। साथ ही साथ हर एरियाज़ में उन्होंने रन्स किए, हर एरियाज़ में उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी, कोई एक डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं कर पाए। सामने के बॉलर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन स्कोरिंग एरियाज़ की बात करें तो बेहतरीन कवर एरिया में, मिड विकेट के एरिया में, मिड ऑफ, मिड ऑन, सीधे बल्ले से बहुत बेहतरीन खेला उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों ने। और साथ ही साथ फाइन लेग, स्क्वायर लेग की तरफ भी उन्होंने रन्स किए, जो कि उस तरफ रन्स आना एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बेहतर, अगर आप जितना स्ट्रेट खेलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये बॉलर्स का भी है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा बॉलें उन्होंने लेग साइड में रखी है कि फाइन लेग और स्क्वायर लेग में रन्स आए हैं, तो आप बुरा नहीं कहेंगे। रन्स कैसे भी आए, अगर आप जीत रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग एरियाज रहे हैं। वहीं पर अगर स्कोर्स की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह की उम्मीद थी वही हुआ। देखिए आप, जैसे मैंने आपके सामने कहा था कि बाकी बैट्समैन जो है जिम्बाब्वे के, वो मझधार में छोड़ के जाते हैं टीम को हमेशा। मैच शुरू में आपने सुना होगा, आज भी देखिए गुम्बी की अगर बात करें 25 रन बनाकर वो आउट हुए। करण केसी की एक बॉल में शायद वो एलबीडब्ल्यू होते, मेरे ख्याल से डिसीजन इधर उधर होता, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा कुछ खास नुकसान यहाँ पर नेपाल को नहीं उठाना पड़ा। 25 रन पर वो साथ छोड़ के चले गए। मैदवेर की जब वो 22 रन पे थे तो करण केसी ने कैच छोड़ दिया। वहाँ पर बात करें सिंगल्स को डबल्स होने दिया, डबल्स को ट्रिपल्स होने दिया, जहाँ सिंगल भी नहीं था वहाँ पर सिंगल हो गया। डेफिनेटली फील्डिंग जो है वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क रही नहीं है। कैचेस छूटे हैं, रनआउट चांसेस मिस हुए हैं। वहाँ पर अगर आपने सिंगल को डबल होते हुए देखा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 44 रन पर शायद जब पहला विकेट गिरा था, गुम्बी जब आउट हुए थे, उसके बाद एक ओवर संदीप लामिछाने का आया और एक ओवर दीपेंद्र सिंह हैरी का आया। इन दोनों के ही ओवर में आपने देखा होगा कि एक रन था वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो गई, सिंगल था वो डबल में कन्वर्ट हो गई। अभी आपका एक विकेट गिरा है और आपको प्रेशर बनाना है और आपके फील्डर्स जो है वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, रन लीक कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। तो इससे किस तरीके का मोमेंटम बनेगा, कैसे आप प्रेशर बना पाएंगे? यही तो चीज़ें हैं। यही हमने सुबह कम्युनिटी में भी आपके सामने कहा था, अपने
आपने पढ़ा होगा कि फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई करना पड़ेगा इस तरीके के वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसे इवेंट्स में। आप अब बाहर हैं, आपके यहाँ पर आपको एक अलग कैलिबर दिखाना होगा, बहुत ही हाई से मेरा मतलब है बहुत ही ज़्यादा हाई, क्योंकि आईसीसी इवेंट है, यहाँ पर ये चलेगा वो चलेगा ये सब नहीं चलता। आपके लिए अगर प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप जब खेलना चाहते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो बड़ा प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस भी देने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि ये अगले क्रिकेट आपने दिल्ली क्रिकेट ने ये चीज़ पहले भी कही है और आज भी कहेंगे, एसोसिएट टीम्स को इसी तरीके के बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स के प्लेटफॉर्म पर ही कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कर दूसरी टीमों को प्रूव करना होगा और दुनिया को दिखाना होगा, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जहाँ पर दुनिया देख भी रही होती है। बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने आज मैच देखे, यूएसए वेस्ट इंडीज़ का भी काफ़ी लोग मैच देख रहे थे और नेपाल का भी, तो नेपाल का तो काफ़ी मैच देख रहे थे उनके फैंस के अलावा भी। मैं फैंस की तो बात नहीं कर रहा हूँ, तो भर के देख ही रहे होंगे, फैंस के अलावा आउटर वर्ल्ड में भी आज काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखे गए हैं, जिस तरीके का डाटा कहीं ना कहीं हमारे सामने भी आया है। तो आप सोचिए अब वो इस तरीके की परफॉर्मेंस वहाँ जाएगी उनके सामने, तो किस तरीके का जो है रेपुटेशन एक चीज़ बनेगी, क्योंकि एक भी जगह पर आप ये नहीं कह सकते नहीं लड़के लड़े हैं अच्छा खेले, बिल्कुल भी नहीं। अब आप अपने दिल की तसल्ली के लिए कह दें तो वो कहते हैं उससे कुछ सच्चाई बदल नहीं जाएगी, कहीं पर भी दूर दूर तक भी नेपाल इस मैच में फाइट करता हुआ नजर नहीं है। उल्टा एक का डबल, डबल का ट्रिपल, एक का चौका भी कराया गया, कैच छूटा गया, रनआउट चांस मिस हुए, ये सब चीज़ें देखने को मिली है, जिसका डर था जो हमने मैच शुरू में आपके सामने भी कहा था, यार ने ये चीज़ आपके सामने रखी थी और वो हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 219 रन मारकर वो भी कम रह गए, अरे कम से कम फाइट तो होती, लेकिन वो फाइट तक पूरी तरह देखने को नहीं मिली। और इरविन और विलियम्स ने क्या क्लास दिखाया है, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग लगभग क्लिनिकल इनिंग्स रही है उन दोनों की आज। नहीं बिल्कुल बहुत शानदार एक्सपीरियंस ने पूरा खत्म कर दिया, बहुत शानदार। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट देखिए आप, सीन विलियम्स का 145 का स्ट्राइक रेट है। क्या नेपाल के बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, बताइए आप, विलियम्स खास कर मजाक था। 145 का स्ट्राइक रेट, एक सेकंड डाउन के बल्लेबाज 50 ओवर मैच खेलने आए हैं, अजीब बात है, जो कि हार्ड हिटर भी नहीं है। बिल्कुल, आप उनके करियर का स्ट्राइक रेट उठा के देखिए 80-85 का होगा या शायद उससे भी कम हो। सीन विलियम्स इतना तेज़ नहीं खेलते, लेकिन यहाँ देखिए 145 का स्ट्राइक रेट के साथ क्या मजाक बना के रख दिया उन्होंने नेपाल की बॉलिंग को। वहीं पर क्रैग इरविन 121 मार रहे हैं वो और 94 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। कमाल की इनिंग खेली है, कोई उन्हें परेशानी नहीं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं, सीधा आ रहे हैं सीधा खेल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हर बॉलर को अपने आड़ों हाथों लिया, हर बॉलर पर उन्होंने रन्स किए। बिल्कुल, अब सीधे बॉलर की बात उठी है तो चलिए बॉलर्स पे ही अब चलते हैं। यहाँ पर बॉलर्स की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बिल्कुल भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिली नहीं है। और क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर कहनी होगी कि करण सोमपाल फिर से उन्होंने पहला स्पेल जरूर डाला, लेकिन वही एक प्रॉब्लम जो लगातार दिल्ली क्रिकेट यहाँ पर उठाता हुआ आपके सामने आया है और अब हम अभी भी उठाते रहेंगे और आगे भी चीज़ उठाते रहेंगे। डेफिनेटली थर्ड पेसर को परमानेंटली अब टीम में लगातार मैचेस खिलाने की जरूरत होगी, जगह बनानी पड़ेगी। किसको निकालना नहीं निकालना वो आपने वो कोच और कैप्टन को सोचना होगा, लेकिन डेफिनेटली नए पेसर यहाँ पर आने ज़रूरत है। डेफिनेटली पुराने पेसर जो है वो खेल रहे हैं, हो रहा है कभी एक विकेट कभी आध विकेट, लेकिन वो मामला नहीं बन रहा, वो बात नहीं बन रही, चाहे ये पिच हो या फिर कहीं भी पिच हो। वो एक जो इफेक्टिवनेस रहता है कि हाँ हम कंसिस्टेंसी पे पावर प्ले में हम 2 से 3 विकेट करीब निकाल रहे हैं, वो देखने को यहाँ पर बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पर आज भी वही चीज़ हुआ, सिर्फ 1 विकेट मिला तो उसके बाद मामला जो है वो वापस से कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। वहाँ पर देखें दीपेंद्र सिंह आर्य ने, जो हमें उम्मीद भी था कि अगर दीपेंद्र खिलाए जाते हैं तो उनसे 8-9 ओवर तो मिनिमम करा ही जाएंगे, और यहाँ पर पूरे 10 ओवर भी उन्होंने डाले हैं। संदीप लामिछा ने यार अपने ओडीआई इतिहास में पहली बार विकेटलेस गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत किस तरीके का स्पेल रहा है, आप जरूर समझाने की कोशिश, क्या गलत कर रहे थे वो आज? नहीं जरूर देखिए आप, एक तो लेफ्ट आर्मर है, कोशिश तो अब बॉलें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक कहना होगा इतनी बेहतरीन रखी नहीं, डिलीवरीज भी ऐसी नहीं थी कि कुछ लगे कि हाँ सॉरी कि विकेट्स के लिए जा रहे हैं। एक टिपिकल लेग स्पिनर, इतने बड़े बैट्समैनों के सामने अगर आप एक आम बॉल परोसेंगे तो वो इतने बहुत खेले हैं, वो बहुतों को खेले हैं। आप अगर कोशिश करेंगे 1-2 बॉल लेग स्पिन रखूँगा, फिर 1-2 बॉल गुगली रखूँगा, ऐसे करके ट्राई करूँगा, वैसे ट्राई करूँगा, शायद थोड़ा आगे रख के ट्राई करूँगा, नहीं ये नहीं होता। एक प्लान आपको बनाना चाहिए था, उस प्लान पे आप स्टिक रहते 6-7 ओवर तक तो आपको ज़रूर सफलता मिलती। एक प्लान मैंने सोचा हुआ था उस वक्त कि शायद अगर वो ट्राई करते तो पता नहीं क्या होता, बहुत बेहतरीन होता कि अगर आप एक मिड ऑन को थोड़ा और ऊपर ले लेते, क्योंकि वहाँ से उन्होंने काफ़ी रन निकाले हैं। मिड ऑन को ऊपर लेते, एकदम बैट्समैन के पास लेते मिड ऑन को, अगर और ज़्यादा शॉर्ट मिड ऑन जिसे कहते हैं, काफ़ी आगे आ जाते हैं। उसके बाद मिड विकेट को ऊपर रखते, जब वो
आए थे, नए नए आए थे, जब खेलना उन्होंने शुरू किया, विकेट गिरा ओपनिंग के तौर पर आए, थोड़ा सा रन उन्होंने बनाए। जब संदीप आए, संदीप की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक तो खैर काफ़ी पहुँच गए थे वो, लेकिन जब संदीप आए तो संदीप का क्या प्लान होना चाहिए था, वो एग्जैक्टली यही होना चाहिए था। मिड विकेट शॉर्ट मिड ऑन को और ऊपर शॉर्ट मिड ऑन तक लेके आए और यहाँ पर कवर और एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा ऊपर रखें, एक स्लिप को ऑन रखें और कहाँ ट्राई करें, ड्राइव का ट्राई करें, ड्राइव का ट्राई करें, करते रहें 6-7 ओवर तक करते रहें, विकेट की अहमियत को समझे। 50 ओवर पेशेंस का गेम है, बहुत और आपके ज़्यादा। सामने 190 नहीं, आपके पास 290 रन थे। बिल्कुल सही। और एक बात पेसरों से भी यहाँ ज़रूर हुई है, एक बॉल उन्होंने डाली थी क्रैग इरविन को, सोमपाल कामी ने, वो आगे लेकर आए, बॉडी के काफ़ी क्लोज थी वो बॉल, मुझे याद नहीं कौन सा ओवर था वो, एक बॉल आए वो मिस हुई, एकदम पास से गई, वो एज को छूते हुए गई, बस लगी जाता है एज और सीधा कीपर के हाथ में जाती, वो बॉल सोमपाल कामी ने और डाली ही नहीं। बिल्कुल, वो पहली और आखिरी, बस वो पहली और आखिरी बॉल थी जो उन्होंने डाली। और उस्मान ख्वाजा को ये अभी हम बहुत देखते हैं, उस्मान ख्वाजा खूब एज देते हैं ऐसे बॉलिंग में, बहुत देखा गया है। लेफ्टीज जो है वो बाहर जाती बॉल को, बॉडी के क्लोज जाती हुई बॉल को आप जब उन्हें आगे इन्वाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एज देते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, रूम अगर आप कम देंगे, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिला। और साथ ही साथ संदीप से उम्मीद थी कि थोड़ा सा अगर प्लान बनाते, आई गारंटेड, दिल्ली क्रिकेट इस बात की गारंटी देता है कि अगर वो ये वाला प्लान बना डालते कि कवर ऊपर, एक्स्ट्रा कवर ऊपर, मिड विकेट ऊपर, शॉर्ट मिड ऑन ऊपर, मारने का इनको और मौका दो, स्लिप ऊपर, गारंटी के साथ कहता हूँ संदीप अगर स्टिक रहते 6-7 ओवर में, क्रैग इरविन अपना पत्ता बिछा के जा चुके होते, 45, 50, 55 तक वो डग आउट में बैठे हुए रहते। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं है, क्लियरली लैक ऑफ प्लानिंग भी यहाँ पर रही है। शायद ये सोचकर कहीं ना कहीं फील्ड में टीम उतरी कि हाँ हमने जैसा अब तक किया है बस वही सब लेकर यहाँ पर उतरेंगे, बस पॉजिटिव इंटेंट लेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट वाली ठीक है, लेकिन प्लानिंग्स कहाँ है? क्लियरली कोई प्लान नज़र नहीं आया जब नेपाल फील्डिंग करने के लिए उतरा। और जैसे हमने पहले ही कहा कि आप मत सोचिए माइंड में कि आप एसोसिएट्स में खेल रहे हैं, आपने अब तक जो किया वो हो गया। हमने आपसे पहले ही ये चीज़ डिलकेट ने ये चीज़ पहले कही है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड अपना बहुत हाई करना है, बहुत हाई करना है। यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि हाँ वही टिपिकल बॉलिंग प्लान के साथ में क्या यहाँ पे भी उतर जाओ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी बॉलर्स की जो है टेस्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर देखिए आज जो बॉलिंग कार्ड है उसका हश्र किस तरीके का हुआ है। सब के सब विकेट लेस गए हैं और हालत से ऐसी हुई कि संदीप लामिछाने जैसे बॉलर भी 77 रन के लिए चले गए, जो कहीं ना कहीं कुछ और अलग प्लान कर सकते थे, जो यार ने कहीं ना कहीं समझाया। और एक चीज़ आपने और भी कही थी संदीप के वक्त में कि उन्होंने एक स्लिप ले रखी है लेकिन वो बॉल आगे डाल ही नहीं रहे, वो सीन विलियम्स को और क्रेग इरविन को आगे लेकर ही नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। देखिए मैंने कहा स्लिप लेने का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बिल्कुल नजर नहीं आया। और सीन विलियम्स जब आए तो उनको सिंगल रोकना चाहिए था जी। आपको फिर से वो प्लान ऑन करना चाहिए था कि इनको मारने दो, उड़ा के मारने दो, देखते हैं कितना मारते हैं, 2 छक्का 3 छक्का 4 छक्का, विकेट तो देंगे, बस विकेट तो देंगे। उठी गई ना बॉल, एक बार उठी तो सीधा हाथ में जाएगी। आपको ये प्लान रहना चाहिए बजाय सिंगल के। सिंगल्स बहुत खतरनाक होते हैं, याद रखिएगा। 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप सिंगल देने में आ गए तो कसम से प्लेयर या तो 13 शतक मारेगा टेस्ट में या फिर वनडे में शतक या दोहरा शतक मार के जाएगा वो सीधा। इतने खतरनाक होते हैं सिंगल, चौके छक्के इतने खतरनाक नहीं है जितना सिंगल खतरनाक है। बिल्कुल बहुत खतरनाक होता है सिंगल। अगर आप सिंगल दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सिंगल लेते वक्त एक चीज याद रखिएगा, ये डिलकेट आपके सामने बता रहा है, सिंगल लेते वक्त बैट्समैन बॉलर को पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ये होता है सिंगल लेने का उनका मतलब। वो सिंगल इसीलिए ले रहे हैं लगातार क्योंकि वो पढ़ रहे हैं अभी बॉलर को, और जब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो वो चौके छक्के में भी बहुत तेजी से कन्वर्ट करने में कामयाब रहते हैं। उसके बाद बॉलिंग की बात की जाए, गुलशन झा ने एक अपना फर्स्ट स्पेल में अच्छी बॉलिंग कराई है, डेफिनेटली आपको क्रेडिट देना होगा। उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, फर्स्ट स्पेल उनका काफी बेहतर रहा है, अच्छी बॉलिंग कराई है। फील्डर्स का सपोर्ट उन्हें नहीं मिला फर्स्ट स्पेल में, इस चीज की कहीं ना कहीं अफसोस जरूर गुलशन झा को भी होगा। फर्स्ट स्पेल गुलशन झा का बेहतर था। उसके बाद ज्यादा कुछ बॉलिंग कार्ड में बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि जब आपके सोमपाल करण और संदीप इतने एक्सपीरियंस होकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आउट ऑफ कलर नजर आए, तो फिर यहाँ पर ज्यादा कुछ बाकी बॉलर्स के पास था नहीं कि वो आपके सामने प्रेजेंट करें। और इसमें से बाकी तो बॉलर्स भी नहीं है, दीपेंद्र, कुशल, मल्ला, ऑलराउंडर्स वगैरह है, गुलशन खुद भी ऑलराउंडर वगैरह है। तो क्लियरली है एक्सपीरियंस
पुअर लैक ऑफ प्लानिंग, ये सोचकर आना कि ये एसोसिएट्स के खिलाफ हमने जो किया था वही यहाँ पर भी चल जाएगा, बॉलर्स का अरे हम सीन विलियम्स को ऐसी ले लेंगे, क्रैग इवन को ऐसी ले लेंगे, रजा को भी ऐसी ले लेंगे, ये सोच के आना। प्रॉपर लैक ऑफ प्लानिंग कहीं पर भी नजर नहीं आए, लगा ही नहीं कि हाँ क्रैग इवन पर अरे कोई प्लान पहले से डगआउट में बनकर आया है, इरविन के विलियम्स के खिलाफ कोई प्लान बनकर आया है, कुछ नहीं, बस वही टिपिकल जैसे आप करा रहे थे अभी तक वही आप यहाँ पर सोच कर आए और रिजल्ट आपके सामने है। 8 विकेट से रूथलेस हार कहीं ना कहीं नेपाल को यहाँ पर मिली। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपकी जल्दी से याद दिलाना चाहूँगा, आपने बहुत पहले बोला था कि फुल टेस्ट नेशन जो है वो अपने टेस्ट नेशनों के खिलाफ कैसा भी खेले, एसोसिएट की टीम के आते ही वो बब्बर शेर बन जाते हैं। बिल्कुल, और ये कौन सा एग्जाम्पल है आपके साथ? ये सीधा एग्जाम्पल है। वेस्ट इंडीज का हाल देखिए, 2 विकेट गिर गए शुरू में, कहाँ पहुंचा वेस्ट इंडीज जाके 297 बना दिए उस वेस्ट इंडीज ने, जहां 150 भी नहीं लग रहे थे, 200 भी नहीं लग रहे थे। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ हुई। ये जिम्बाब्वे जो ढह जाती है, स्कोर नहीं कर पाती, 50 ओवर रेंगते पहुंचती है, 10वें 11वें नंबर पे तो ओडिया सुपर लीग में थे वो, बोलिए, ये हाल था उनका। और आज देखिए क्या बब्बर शेर, छोड़िए और भी कोई शेर होता होगा तो पता नहीं अफ्रीका का या कहीं और का, उसकी तरह खेले हैं। 45 ओवर में 291 और 8 विकेट सिर्फ बचे रह गए। 145 के स्ट्राइक रेट से एक सेकंड डाउन का बल्लेबाजी कर रहा है वो, जिसका करियर का स्ट्राइक रेट ही 80 या 85 का है। बिल्कुल, तो इसी के साथ कहना कि कंप्लीट करते हैं। कई सारी हार से निकल कर आई हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि नए हैं सीखेंगे, डेफिनेटली नहीं। आप तसल्ली के लिए कह सकते हैं, लेकिन डेल क्रिकेट इस चीज़ को डेफिनेटली कहेगा जब आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं मेहनत से, तो आप सब यहाँ पर बराबरी पर हैं। क्योंकि और कुशल आसिफ से आप देखिए ना, कुशल आसिफ को आखिर दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्या वो 15 साल से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं? उनका एटीट्यूड, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, जब आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, कोई नर्वसनेस नहीं, कुछ एक प्लान के साथ बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने भी 30 यार्ड्स में कई सारे सिंगल्स निकाले हैं, दोनों ने बहुत बेहतरीन बैटिंग रही है। उनको देखकर लगा ही नहीं कि वो इतने नए लड़के हैं और यहाँ पर आकर खेल रहे हैं। डेफिनेटली लैक ऑफ प्लानिंग, जिम्बाब्वे के बैट्समैन का एक्सपीरियंस और बॉलिंग और प्लस फील्डिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन 4 बड़े रीजंस की वजह से नेपाल जो है इस मैच को 8 विकेट से बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर हार गया है। और एक बहुत ही कहना होगा कि आपको ये बिटर मेडिसिन है, जिसे स्वेलो करने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अब अगले मैच में देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। फैक्ट्स पे एनालिसिस लगातार करता है, चाहे आप उससे सहमत हो ना हो, लेकिन एट द एंड जो चीज़ें हमने बार बार कही हैं पास्ट में, वो सब चीज़ें घूम फिर कर आज आपकी नज़रों के सामने ज़रूर होगी कि जो चीज़ें कही गई थी वो कितनी ज़्यादा सच्चाई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए चैनल के साथ। बाय।